नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी का फिर सत्ता में आना देश के लिए खतरा, केरल सीएम बोले बाद में पछताने का कोई मतलब नहीं होगा। जी हां दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश बड़े खतरे में पड़ जाएगा, जिसके बाद पछताने का कोई मतलब नहीं होगा। देश में एक समुदाय के गाय खाने पर उन्हें देश के दुश्मन के रूप में पेश किया जा रहा है। इस वजह से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार और आरएसएस पर देश में विविधता को नष्ट कर इसे एक धर्म के लोगों का देश बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान में देश के हर नागरिक को समान अधिकार हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पंथ का हो, लेकिन इसे बदला जा रहा है। इसके चलते अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में डर है। वे 8 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के घर पर सीबीआई की दबिश, मंत्री फिरहाद हकीम और विधायक मदन मित्रा के घर पर ली गई तलाशी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में नगर निकाय द्वारा की गई भर्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़ी जांच के सिलसिले में रविवार सुबह मंत्री फिरहाद हकीम और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के विधायक मदन मित्रा के आवास सहित 12 स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। शहरी विकास और नगर निकाय मामलों के मंत्री हकीम कोलकाता के महापौर भी हैं। वह तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी संगठन में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों की एक टीम केंद्रीय बलों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ दक्षिण कोलकाता के चेतला इलाके में हकीम के आवास पर पहुंची। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि सीबीआई के 2 अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तलाशी शुरू होते ही हकीम के समर्थक उनके घर के बाहर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीबीआई के एक दल ने पूर्व मंत्री और उत्तर 24 परगना जिले के कामरहाटी के विधायक मित्रा के उत्तर 24 परगना जिले के भवानीपुर इलाके में स्थित आवास पर भी तलाशी ली। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हमास के हमले में 600 से ज्यादा इजरायलियों की मौत, भारत अपने स्टूडेंट से निकालेगा। हमास ने फ्राइडे पार्टी कर रहे दर्जनों लोगों को बंधक बनाया। जी हां दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच शनिवार को शुरू हुई जंग दूसरे दिन भी जारी है। इजराइल ने कहा है कि रविवार को जंग में उसके 30 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि उनकी कार्रवाई में अब तक हमास के 400 लड़ाके मारे गए हैं और कई को पकड़ लिया गया है। जंग में अब तक 600 से ज्यादा इजरायलियों की मौत की खबर है। वहीं दोस्तों, इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 313 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें एक गर्भवती महिला और 20 बच्चे भी शामिल हैं। हमास ने भी इजराइल के शकलोन अस्पताल पर भी रॉकेट दागे। वहीं भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि सरकार इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, ओबीसी पर राहुल गांधी का बयान सबके सामने, फेल हुए तो कर रहे हैं जाति की बात। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओबीसी समुदाय के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो सब देश के सामने है। यूपीए सरकार के शासनकाल को भ्रष्टाचार का शासन करार देते हुए उन्होंने कहा कि उनका नाम बदलकर अब इंडी गठबंधन कर दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अनुराग ठाकुर ने इंडी अलायंस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास अपना भ्रष्ट चेहरा छिपाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया अलायंस कर दिया है। उन्होंने इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टी जेडीयू आरजेडी की ओर से कराई गई जाति गणना पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए राहुल गांधी को लेकर कहा कि ओबीसी समुदाय के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उनकी ओर से किया गया था उसकी वजह से उनको अपनी लोकसभा सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी। उनका अहंकार इतना है कि अभी तक उन्होंने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण, एयरफोर्स चीफ ने कहा देना होगा नवाचार पर जोर वरना बन जाएंगे इतिहास। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना को रविवार को 10 अक्टूबर 2023 को अपना नया ध्वज मिल गया। भारतीय वायुसेना आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने प्रयागराज में वार्षिक वायुसेना दिवस परेड के दौरान नए ध्वज का अनावरण किया और नौसेना की तरह औपनिवेशिक अतीत का अंत करते हुए अपने ध्वज में बदलाव किया। यह एक ऐतिहासिक अवसर इसलिए भी था कि 72 वर्षों में पहली बार वायुसेना ने इस तरह का अभ्यास किया जहां जाबाजों ने जमकर करतब दिखलाए। नए ध्वज में ऊपरी दाएं कोने में अपने प्रतीक चिन्ह को शामिल किया है और इसके शीर्ष पर अशोक स्तंभ है। इसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा है, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। ध्वज में अशोक स्तंभ के नीचे एक हिमालय बाज भी दिखाया गया है जिसके पंख फैले हुए हैं, यानी वह पूरी परवाज में है। हिमालय बाज को हल्के नीले रंग से घेरा हुआ है। इसी के ठीक नीचे भारतीय वायुसेना और इसका आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम देवनागरी में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। वायुसेना का आदर्श वाक्य श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गौरव के साथ
आकाश को छुओ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कृषि ग्रामीण विकास बैंक को राज्य सहकारी रजिस्ट्रों का होगा कंप्यूटरीकरण, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायतों तथा 13 राज्यों में क्रियाशील 1851 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से सशक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देश के सभी PSES के कंप्यूटरीकरण की योजना की तर्ज पर एक राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से 13 राज्यों के कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की सभी इकाइयों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की तरह ही सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता पंजीयक के कार्यालयों का भी कंप्यूटरीकरण करने की योजना मंत्रालय ने बनाई है। योजना के लिए एक केंद्रीय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट PMU का गठन भी किया जाएगा, जो योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्य करेगा। योजना का कुल अनुमानित व्यय 225.09 करोड़ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिक्किम में आई बाढ़ का LIC ऑपरेशन पर असर नहीं, मरने वालों की तादाद 32 हुई, इनमें सेना के 9 जवान भी, 100 अब भी हैं लापता। जी हां दोस्तों, सिक्किम में 3 अक्टूबर को लहोनक झील में बादल फटने से तिस्ता नदी में बाढ़ आई थी। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट में कहा गया है कि मलबे से अब तक 9 सैनिकों समेत 32 शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी लापता 100 से अधिक लोगों की तलाश जारी है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि इस बाढ़ के बाद से अब 142 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें से 26 शव बरामद कर लिए जा चुके हैं। खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण नुकसान का सटीक आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। उधर PIB के मुताबिक तिस्ता में आई बाढ़ से भारत चीन सीमा यानी कि LAC पर सेना के ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि दोस्तों सेना के कुछ कैंप्स बह गए हैं। बाढ़ के कारण सिंगताप के पास बुरडांग में रुके 23 सैनिक और 39 गाड़ियां पानी के साथ आए मलबे में दब गए या बह गए हैं। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने 41,870 लोगों को प्रभावित किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल में फंसे भारतीयों के मामले में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली, मामले पर सीधे PMO रख रहा है नजर। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ चुकी है। ऐसे में इजराइल में मौजूद भारतीयों को लेकर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा है कि उन्हें इजराइल में मौजूद भारतीयों के बारे में रात भर संदेश मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि PM मोदी का कार्यालय सीधे इस स्थिति की निगरानी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मुझे कल रात कई मैसेज मिले और हम पूरी रात काम कर रहे थे। भारत सरकार इजराइल में फंसे भारत के छात्रों को वापस लाने का प्रयास कर रही है। PM मोदी पहले ही अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं और इस कठिन समय में इजराइल के साथ खड़े हैं। हम इस हमले में मारे गए सभी लोगों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सूर्य की ओर बढ़ रहा है आदित्य L1, बिल्कुल ठीक से कर रहा है काम, भारत के पहले सोलर मिशन पर इसरो का अपडेट। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार को जानकारी दी कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने 6 अक्टूबर को लगभग 16 सेकंड के लिए ट्रेजेक्टरी करेक्शन मैनूवर का प्रदर्शन किया और अब वह सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर बढ़ रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष यान स्वस्थ है और सूर्य पृथ्वी L1 की ओर बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि 19 सितंबर को किए गए ट्रांसलैग्रेरियन पॉइंट 1 इंसांस मैनूवर को ट्रैक करने के बाद मूल्यांकन किए गए प्रक्षेप पथ को सही करने के लिए TCS की आवश्यकता थी। TCS यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष यान L1 के आसपास हेलो ऑर्बिट इंसांस की ओर अपने इच्छित पथ पर बना रहे। इसरो के मुताबिक जैसे जैसे आदित्य L1 आगे बढ़ता रहेगा, मैग्नेटोमीटर को कुछ दिनों के भीतर फिर से चालू कर दिया जाएगा। 30 सितंबर को आदित्य L1 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गया था और सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली NCR में पड़ सकती है हल्की फुहारें, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। जानिए इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, भारत के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज भी अलग अलग बना हुआ है। मैदानी इलाकों में जहां सर्दी ने अपनी आहट दे दी है, वहीं दक्षिण और उत्तर पूर्वी हिस्से में अब भी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी राज्यों के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी होने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र आदि राज्यों से साउथ वेस्ट मानसून की पूरी तरह से विदाई हो जाएगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से मानसून की वापसी हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम की बात करें तो यहां 10 अक्टूबर को हल्की बारिश देखने को मिली थी। वहीं अगले दिन भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों बाकी के दिनों में आसमान साफ रहने वाला है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास रह सकता है। दोस्तों लौटता हुआ मानसून कुछ राज्यों को जरूर भिगाता हुआ जाएगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 8 अक्टूबर को बारिश होने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
दिल्ली दंगों के दौरान सुनवाई करने वाले जस्टिस मुरलीधर बोले, पता नहीं मेरे आदेशों से केंद्र सरकार क्यों नाराज हुआ, मैंने वही किया जो सही था। जी हां दोस्तों, ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर उन्होंने जो आदेश जारी किया था उससे केंद्र सरकार क्यों नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने जो आदेश दिया, अगर मेरी जगह दूसरा जज भी होता तो वह भी यही आदेश देता। दरअसल दोस्तों, जस्टिस मुरलीधर तब दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे। उन्होंने दिल्ली में हुए दंगों में भड़काऊ बयान देने वाले 3 भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी पर नाराजगी जताई थी। ये 3 नेता थे अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा। जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली को आदेश दिया था, दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का फैसला लें। वहीं दोस्तों, बेंगलुरु में आयोजित एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल के कॉन्क्लेव में उनसे पूछा गया था कि ऐसी चर्चाएं कि आपने जो आदेश दिया था उससे सरकार नाराज हो गई है, इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का मौका नहीं मिला। इसके जवाब में मुरलीधर ने कहा कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी, इसे लेकर मैं भी उतना ही अनजान हूं जितना आप हैं। मेरे पास कहने को और कुछ भी नहीं है और इससे ज्यादा किसी बात से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि कई लोगों को लगा था कि मैंने जो किया वह सही था, बल्कि मुझे बाद में बताया गया कि मामले में कोर्ट के दखल देने के बाद कई जिंदगियां बचाई जा सकी थी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। राजस्थान में बीजेपी नहीं कर पाएगी क्लीन स्वीप, कांग्रेस के खाते में आएगी इतनी सीटें, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। वहीं दोस्तों अगले साल होने जा रहा है लोकसभा चुनाव में भी यहां की 25 सीटों पर दोनों के बीच मुकाबला होगा। चुनाव से पहले अलग अलग संस्थानों द्वारा राजनीतिक पार्टियों की स्थिति को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। दोस्तों ऐसा ही एक सर्वे इंडिया टीवी CNX ने कराया है, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि अगर लोकसभा चुनाव अभी हुए तो राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। सर्वे में यह जानकारी सामने आई है कि अगर अभी लोकसभा चुनाव कराए गए तो बीजेपी यहां बहुमत में रहेगी। बीजेपी को 25 में से 23 सीटें मिलेगी और कांग्रेस को महज 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए यह पहले से अच्छी स्थिति मानी जा सकती है, क्योंकि 2019 में तो यह खाता भी नहीं खोल पाई थी यहां पर कांग्रेस पार्टी, और सभी सीटें बीजेपी को मिल गई थी। यह नतीजा तब सामने आया था जब 1 साल पहले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वापसी करते हुए सरकार बनाई थी, लेकिन 1 साल बाद लोकसभा चुनाव में एक भी प्रत्याशी को जीत हासिल नहीं हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम देना जरूरी नहीं, शिक्षा मंत्री बोले 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को तय करना है 2 बार दें या 1 बार। जी हां दोस्तों, 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को दोनों बार एग्जाम देना जरूरी नहीं होगा। यह बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने PTI से कही। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स खुद से तय करेंगे कि उन्हें बोर्ड एग्जाम 1 बार देना है या 2 बार। यह व्यवस्था बच्चों की सुविधा के लिए लाई गई है। अगर कोई स्टूडेंट्स दोनों बार एग्जाम देते हैं तो दोनों एग्जाम में से उनका जो बेस्ट स्कोर होगा वह माना जाएगा। इससे स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए एक ही साल में 2 मौके मिलेंगे। वहीं अगर कोई स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कॉन्फिडेंट है तो सिर्फ 1 बार एग्जाम दे सकता है। वहीं दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि साल में 2 बार बोर्ड कराने का फैसला स्टूडेंट्स में तनाव और डर कम करने को लेकर लिया गया है। इस साल अगस्त में शिक्षा मंत्रालय ने न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क NCF के तहत साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने की घोषणा की थी। यह फ्रेमवर्क एग्जामिनेशन सिस्टम में बदलाव करने और स्टूडेंट्स के एग्जाम को सिलेबस बेस्ड रखने के लिए लाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इसरो रोजाना 100 से अधिक साइबर अटैक का सामना कर रही है, S सोमनाथ ने कहा। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने शनिवार को कहा कि देश की अंतरिक्ष एजेंसी रोजाना 100 से अधिक साइबर अटैक का सामना कर रही है। S सोमनाथ ने केरल के कोची में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साइबर सम्मेलन कोकोन के 16वें संस्करण के समापन सत्र में बोलते हुए कहा कि रॉकेट टेक्नोलॉजी में साइबर अटैक की संभावना बहुत अधिक है, जो अल्ट्रा मॉडर्न सॉफ्टवेयर और चिप बेस्ड हार्डवेयर का प्रयोग करती है। उन्होंने कहा कि संगठन ऐसे अटैक का सामना करने के लिए एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क से लैस है। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साइबर सम्मेलन का आयोजन विशेष रूप से केरल पुलिस और सूचना सुरक्षा अनुसंधान संघ ISRA द्वारा किया गया था। दोस्तों इसरो प्रमुख ने आगे कहा कि सॉफ्टवेयर के अलावा इसरो रॉकेट के अंदर हार्डवेयर चिप्स की सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न परीक्षणों पर भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि एक सैटेलाइट की निगरानी करने का तरीका एक समय में कई सैटेलाइट की निगरानी करने वाले सॉफ्टवेयर के तरीके में बदल गया है। यह इस सेक्टर के ग्रोथ
ग्रोथ को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान एक रिमोट लोकेशन से लॉन्च करना संभव था, जो टेक्नोलॉजी की सफलता को दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हुआ लगभग 2 गुना, अप्रैल से अगस्त तक रहा $5.5 अरब। जी हां दोस्तों, भारत ने चालू वित्त वर्ष में अगस्त तक मोबाइल फोन निर्यात लगभग दोगुना कर दिया है और यह अब $5.5 अरब यानी कि 45,700 करोड़ रुपए हो गया है। मोबाइल उद्योग निकाय ICEA ने यह जानकारी दी। ICEA ने कहा कि भारत से मोबाइल फोन निर्यात अप्रैल अगस्त 2023 में लगभग $3 अरब यानी कि 24,850 करोड़ रुपए का था। नाम उजागर न करने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया कि प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल ने 23,000 करोड़ रुपए के आईफोन निर्यात किए, जो कुल निर्यात के आधे से कुछ ज्यादा है। हालांकि इस संबंध में पूछे जाने पर एप्पल से फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं दोस्तों कुल मोबाइल फोन निर्यात पर इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने कहा कि भारत से मोबाइल फोन निर्यात में 80% से अधिक की भारी वृद्धि हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, MCX को नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का मिला परमिशन, निवेशक हो जाएं जबरदस्त एक्शन को तैयार। जी हां दोस्तों, आखिरकार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX को नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का परमिशन मार्केट रेगुलेटर सेबी से मिल गया है। शेयर बाजार को भेजी गई सूचना में MCX की तरफ से कहा गया है कि सेबी ने 29 सितंबर को आखिरी वक्त में कहा कि नए कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म CDP पर जाने से परहेज करें। उस समय कहा गया था कि एक मामला चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट एंड अकाउंटिंग से संबंधित होने के कारण यह सुझाव दिया गया है। बीते हफ्ते MCX का शेयर 2040 रुपए पर बंद हुआ था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बाद में MCX और MCX CCL की तरफ से चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट एंड अकाउंटेबिलिटी CFMA की शिकायत पर मार्केट रेगुलेटर को जवाब सौंपा गया। फिलहाल दोस्तों इस बात की जानकारी नहीं है कि किस तारीख को MCX न्यू प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होगा, लेकिन जल्द ही MCX नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने वाला है, यह तो तय है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की बड़ी परेशानी, एयर इंडिया की इजराइल की उड़ानें 14 अक्टूबर तक हुई रद्द। जी हां दोस्तों, पश्चिम एशिया एक बार फिर से युद्ध की चपेट में है। शनिवार सुबह हमास के द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद दुनिया में एक नए युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसका असर चौतरफा देखने को मिल रहा है। ताजे संकट के मद्देनजर घरेलू विमानन कंपनी एयर इंडिया ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव की अपनी उड़ानों को 14 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दिया है। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने रविवार दोपहर में बताया कि विमानन कंपनी ने तेल अवीव जाने वाली और तेल अवीव से आने वाली सभी उड़ानों को 14 अक्टूबर 2023 तक रद्द करने का फैसला किया है। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने अपने चालक दल के सदस्यों और सभी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है। उसने कहा कि कंपनी वैसे भी यात्रियों को हर संभव मदद मुहैया करवाएगी जिसके पास 14 अक्टूबर तक के लिए कोई कंफर्म टिकट है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वीकेंड पर मिशन रानीगंज की खुली किस्मत, तीसरे दिन की कमाई में अक्षय कुमार की फिल्म ने दी जवान को भी मात। जी हां दोस्तों, मिशन रानीगंज अक्षय कुमार की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू को रिलीज हुए 3 दिन हुए हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास शुरुआत नहीं की थी, लेकिन वीकेंड पर फिल्म की परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार नजर आ रहा है और फिल्म अच्छा कलेक्शन कर रही है। यहां तक कि अब मिशन रानीगंज शाहरुख खान की जवान को भी मात देती नजर आ रही है। सैकलिंग की रिपोर्ट के मुताबिक रानीगंज ने अपनी रिलीज के पहले दिन 2.8 करोड़ कमाए थे, वहीं दूसरे दिन 4.5 करोड़ रुपए कमाए थे। अब तीसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है, जिसके मुताबिक फिल्म संडे को 5 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। इसी के साथ अक्षय कुमार की फिल्म का कुल कलेक्शन 12.5 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। दोस्तों मिशन रानीगंज की कहानी की बात करें तो यह एक सर्वाइवल थ्रिलर है जो 1989 में पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोलफील्ड से ढहने पर आधारित है। इस फिल्म में जसवंत सिंह गिल ने कोलफील्ड्स में फंसे 65 खनिकों की जान बचाई थी। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी है जो लीड एक्ट्रेस के रोल में दिखाई दी है। यह दूसरी बार है जब अक्षय और परिणीति स्क्रीन पर एक साथ दिखाई दी है। इससे पहले फिल्म केसरी में भी परिणीति और अक्षय की जोड़ी नजर आई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन बॉर्डर पर मंदारिन बोलने वाले आर्मी अफसर होंगे तैनात। ये टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा LAC पर चाइनीज सैनिकों की भाषा समझ सकेंगे। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी ने भारत चीन सीमा पर चीन की भाषा मंदारिन बोलने वाले अफसर तैनात किए हैं। ये सभी अफसर भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हैं। पूर्वी लद्दाख में चल रहे भारत चीन विवाद को सुलझाने में इनकी मदद ली जाएगी। न्यूज एजेंसी PTI के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मंदारिन लैंग्वेज में अच्छी पकड़ और अन्य जरूरी मानकों पर खरा उतरने के बाद 5 अफसरों को अगस्त में टेरिटोरियल आर्मी में शामिल किया गया है। ये पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ बॉर्डर पर होने वाली मीटिंग्स में मदद करने के लिए फॉरवर्ड पोस्ट पर रहेंगे। टेरिटोरियल आर्मी अपने उत्तरी, पूर्वी और मध्य कमांड में मंदारिन कोर्स पहले से ही चला रही है। इसके लिए सेना ने कई यूनिवर्सिटी से समझौता भी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेल में
कैदियों के मोबाइल इस्तेमाल पर लगेगा लगाम, प्रशासन ने ढूंढ लिया उपाय। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली की जेल में बंद कैदियों के पास से अक्सर मोबाइल मिलने की खबरें सामने आती रहती है। कई खतरनाक अपराधी जेल में बंद होने के बावजूद अंदर बैठे फोन से अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। अब तक की तिहाड़ प्रशासन द्वारा की गई तमाम सख्तियों के बाद भी कैदी किसी न किसी प्रकार से मोबाइल का इस्तेमाल करने में कामयाब हो जा रहे हैं, जिसका स्थायी निदान निकालने के लिए तिहाड़ प्रशासन ने एक ऐसा उपाय ढूंढा है जिससे कैदी मोबाइल फोन को जमीन के 2 फीट नीचे भी छुपाकर रखेंगे तो भी इसका पता चल जाएगा। दरअसल दोस्तों, तिहाड़ प्रशासन ने कैदियों द्वारा जेल में छिपाकर रखे गए मोबाइल फोन, सिम कार्ड और धातुओं की वस्तुओं का पता लगाने के लिए अमेरिका की एक कंपनी से 10 डिटेक्टर डिवाइस खरीदे हैं। यह डिटेक्टर जमीन के नीचे रखी चीजों का आसानी से पता लगा लेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इन डिटेक्टर के माध्यम से अब दिल्ली की जेलों में कैदी अवैध रूप से फोन नहीं रख पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूजी क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने क्रिकेट विश्व कप को कितनी बार अपने नाम किया है तो जल्दी से वह संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।